हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा सरल रेखा के समीकरण। त्रिविमीय ज्यामिति में जो आपको टॉपिक पढ़नी है, देखिए उसमें एक टॉपिक तो है सरल रेखा और दूसरा टॉपिक है समतल। तो सबसे पहले जो आपकी शुरुआत होगी वो सरल रेखा से होगी। तो सरल रेखा के देखिए समीकरण, इनके डेरिवेशंस भी आपको बताने हैं कि सरल रेखा के समीकरण किस तरीके से आप निकालते हैं। चलिए पहले नंबर में मैंने शुरुआत की है, थोड़ी सी देखिए भाषा भी मैंने लिखी है। एक दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली तथा एक दिए हुए सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, सबसे ज्यादा जो देखिए यूज होगा वो यही वाला सूत्र यूज होगा। एक दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली तथा एक दिए हुए सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण। इसका मतलब यह है, आपको देखिए इसमें दो चीजें पता होंगी। एक तो सरल रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है उसका स्थिति सदिश, और एक दिया हुआ सदिश के समांतर, यानी सरल रेखा की जो दिशा होगी वो इसके समांतर है, दिए हुए सदिश के समांतर सरल रेखा, यानी जो सरल रेखा की दिशा है वो इस दिए हुए सदिश के समांतर है। तो पहले तो देखिए मैं आपको यही बात क्लियर कर देता हूं, किसी सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो बिंदु जिससे वो होकर जाती है, सरल रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, कोई भी एक बिंदु अगर आपको दे दिया वही काफी है। एक दिया हुआ बिंदु और एक दिशा। अगर बिंदु और दिशा दोनों चीजें हमें पता है तो हम किसी भी सरल रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं अगर शुरुआत करता हूं एक सरल रेखा का समीकरण निकालना। मान लीजिए ये मूल बिंदु है जो कि मैंने दिखाया। अच्छा देखिए ये जो हमें सरल रेखा निकालनी है त्रिविमीय ज्यामिति है, मुझे y अक्ष भी दिखाना पड़ेगा। वो देखिए मैंने इधर लिखा, ये z अक्ष, ये x अक्ष और ये y अक्ष। ये द्विविमीय ज्यामिति नहीं है। द्विविमीय ज्यामिति में देखिए सरल रेखा आप लोग पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में, जिसके कई तरीके के समीकरण थे। जैसे मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, y = mx + c, x/a + y/b = 1। ये जो समीकरण होती है वो द्विविमीय ज्यामिति की होती है। अब जो आपको पढ़ना है त्रिविमीय ज्यामिति में सरल रेखा, यानी ये 3 अक्षों से बनकर। तो मान लीजिए ऐसी सरल रेखा वो एक बिंदु से होकर जाती है। मान लीजिए वो सरल रेखा ये है, ये जिस बिंदु से होकर जाती है वो बिंदु मान लीजिए मैंने ये दिखाया, ये एक बिंदु से होकर जाती है और ये एक दिए हुए सदिश के समांतर है। वो दिया हुआ सदिश वो देखिए मैंने इस तरीके से दिखाया है और इस सदिश को मैं वेक्टर b मानता हूं। यानी ये सरल रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है वो हमें दिया हुआ है और ये दिए हुए सदिश के समांतर है। तो यानी जो सदिश की दिशा है और जो सरल रेखा की दिशा है वो एक ही है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बात बताई है, दो सदिश अगर समांतर होते हैं तो उनकी दिशाएं समान होती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो किसी सरल रेखा के लिए केवल दो ही चीजें पता हो, एक तो बिंदु और एक दिशा। और ये बिंदु भी देखिए मैंने आपको लिख के दिखाया कि इसका बिंदु का निर्देशांक a है। अगर मैं कहूं इसका स्थिति सदिश क्या है तो इसके स्थिति सदिश को मैंने वेक्टर a माना, और जिसका स्थिति सदिश है वो देखिए ये होगा o से a तक का जो वेक्टर है, यानी कि वेक्टर OA वो है वेक्टर a के इक्वल। यानी जो वेक्टर OA है वो किसके इक्वल है? वेक्टर a के। बिंदु a का स्थिति सदिश यानी वेक्टर OA = वेक्टर a। तो हमें बिंदु का स्थिति सदिश पता है और इसकी दिशा भी पता है। अब देखिए मैं इस सरल रेखा का समीकरण निकालना है। किसी भी सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए देखिए व्यापक बिंदु हमें लेना पड़ता है। जैसे मैंने आपको 11वीं क्लास में बात बताई थी, किसी भी सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक व्यापक बिंदु जिसे मैंने P मान लिया है वो हमें जरूर मानना पड़ेगा। बिना व्यापक बिंदु के हम सरल रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते। इस व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश ये मैंने वेक्टर R माना,
यानी वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर आर। ये है देखिए, ये बिंदु पी है। चलिए वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर आर। अब हमें देखिए दोनों चीजें यहां पे बताएं। वेक्टर ओपी वो है देखिए वेक्टर आर के इक्वल। चलिए मैंने यहां पे लिख दिया वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर आर, क्योंकि बी बिंदु का सदिश है और ये व्यापक बिंदु है। और वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए। अब इस त्रिभुज में एक वेक्टर देखिए ये वाला बचा केवल। अगर हम वेक्टर एपी का मान भी निकाल लें तो मैं इसको त्रिभुज नियम अप्लाई कर सकता हूं। ये कैसे निकालें? वेक्टर एपी इसके समांतर है, और ये मैं आपको देखिए सदिश वाले चैप्टर में बता चुका हूं बात। जब दो सदिश आपस में समांतर होती हैं तो पहला सदिश बटे दूसरा सदिश बराबर एक अचर राशि। यही चीज देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, वेक्टर एपी बटे वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा, और ये लैम्डा एक अचर राशि है। इसका मतलब क्या है? वेक्टर एपी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। चलिए मुझे इस त्रिभुज में तीनों वेक्टर पता है, ओ ए वेक्टर, एपी वेक्टर, ओपी वेक्टर। अब मैं अगर ये बात कहता हूं इसमें त्रिभुज नियम हम अप्लाई करें तो देखिए त्रिभुज नियम से हम ये लिख सकते हैं, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर एपी। ओपी इज इक्वल टू ओ ए प्लस एपी, यही त्रिभुज नियम है। क्योंकि त्रिभुज नियम तभी अप्लाई होता है जब दो बिंदु आपस में समान होती हैं। पहले सदिश का अंत बिंदु दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु अगर समान है तो मैंने जोड़ सकती हैं। वेक्टर ओपी का मान देखिए ऊपर लिखा है, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर आर। वेक्टर ओ ए वेक्टर ए के इक्वल है, और वेक्टर एपी लैम्डा वेक्टर है। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यही समीकरण होती है सरल रेखा की, जो कि एक बिंदु से होकर जाती है। वो बिंदु कौन सा है? वेक्टर ए, और जिसकी दिशा कौन सी है? वेक्टर बी। इसमें देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या है। वेक्टर ए जिस बिंदु से सरल रेखा होकर जाती है, और वेक्टर बी ये सरल रेखा की दिशा है। अगर हमें दोनों चीजें पता हैं तो हम इस सूत्र से सरल रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। लैम्डा की जगह आपको कुछ नहीं लिखना, ये एक अचर राशि है। वेक्टर आर व्यापक बिंदु है, इसकी जगह कभी कुछ नहीं लिखना। जैसे आप लोग 11वीं क्लास में जब सरल रेखा के समीकरण लिखते थे एक्स और वाई के पदों में, एक्स और वाई की जगह हम कुछ नहीं लिखते हैं क्योंकि वो व्यापक बिंदु है। यहां पर भी वेक्टर आर व्यापक बिंदु है। यही हुआ देखिए सदिश रूप में सरल रेखा का समीकरण, ये सदिश रूप हुआ। मैं आगे लिख देता हूं, ये जो रूप कहलाएगा आपका, ये सदिश रूप है। अब इसी रूप को देखिए हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं कार्तीय रूप में, यानी कि एक्स वाई जेड वाले रूप में। वो भी आपको पढ़ना है, वो चलिए बताता हूं कैसे होगा। इसी रूप को अगर मैं कन्वर्ट करूं कार्तीय रूप में तो मैं वेक्टर आर, अब देखिए ये जो बिंदु लिखा है मैंने पी, इसे मैं निर्देशांकों के रूप में लिख देता हूं। इसके निर्देशांक मैंने एक्स वाई जेड माने, क्योंकि ये व्यापक बिंदु है और व्यापक बिंदु के निर्देशांक हमेशा यही होते हैं, एक्स वाई जेड। जिस बिंदु से सरल रेखा होकर जाती है, यहां तो आपको देखिए लिखा है वेक्टर ए, लेकिन यहां मैं मान लेता हूं इस बिंदु को x1, y1, z1। ये भी मैंने लिख दिया, यानी वेक्टर ए जो है x1i प्लस y1j प्लस z1k, और वेक्टर आर जो है कितना है xi प्लस yj प्लस zk। ये निर्देशांकों के रूप में है, ये देखिए स्थिति सदिश के रूप में है, ये निर्देशांक के रूप में है, ये स्थिति सदिश के रूप में है, दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए वेक्टर बी और बचा। वेक्टर बी भी देखिए आई जे और के पदों में ही होगा, तो इसके भी कोई ना कोई गुणांक होंगे। इन गुणांकों को चलिए मैं मान लेता हूं। मान लीजिए वेक्टर बी जो है आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के,
ये जो एबीसी गुणांक हैं ये इसके दिक् अनुपात होंगे। देखिए किसी भी वेक्टर के जो गुणांक होते हैं यानी कि उसके घटक जो होते हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश घटक, वाई अक्ष के अनुदिश घटक और जेड अक्ष के अनुदिश घटक, क्या क्या है यहाँ एबीसी, ये इसके दिक् अनुपात होंगे। ये जो होंगे यानी कि एबीसी इसके क्या होंगे, दिक् अनुपात। ये बात ध्यान रखें, यहां पे जो होंगे एबीसी ये इसके दिक् अनुपात होंगे। चलिए मैं आपको पहले कन्वर्ट करके बताता हूं। वेक्टर आर का मान, वो देखिए वेक्टर आर की जगह लिखा यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर ए का मान एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। मैंने आपको देखिए ये बात बताई थी अभी, वेक्टर आर व्यापक बिंदु है उसके निर्देशांक लिखे हैं। वेक्टर ए जिस बिंदु से सरल रेखा जाती है उसके निर्देशांक हमें पता है, प्लस लैम्डा वेक्टर बी यानी कि लैम्डा इंटू ए आई प्लस बी जे प्लस सी की। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करें। चलिए मैं अगर इसे माइनस में लेता हूं यानी x1 आई को मैंने इसके साथ ले लिया माइनस में, तो एक्स आई माइनस एक्स वन आई यानी कि x माइनस एक्स वन आई। बिल्कुल ऐसे ही वाई जे माइनस वाई वन जे, तो वाई माइनस वाई वन जे, जेड के माइनस जेड वन के यानी कि जेड माइनस जेड वन के इक्वल टू लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा सी की। चलिए मैंने गुणा करते हुए लिख दिया लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा सी की। अब देखिए ये भी एक सदिश है, ये भी एक सदिश है। अगर हम और ये दोनों सदिश आपस में कैसे हैं, इक्वल। दो सदिश आपस में सिर्फ तभी इक्वल हो सकती हैं जब इनके अक्षों के अनुदिश घटक आपस में बराबर हो, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश घटक वो एक्स अक्ष के अनुदिश घटक के बराबर हो, वाई अक्ष के अनुदिश घटक वाई अक्ष के अनुदिश घटक के बराबर हो, और जो जेड अक्ष के अनुदिश घटक है वो जेड अक्ष के अनुदिश घटक के बराबर हो। देखिए दो सदिश आपस में बराबर हैं, समांतर नहीं है। अगर ये समांतर होते तो इनका अनुपात बराबर होता। ये खुद बराबर है सदिश और ये तभी पॉसिबल है जब इनके घटक अलग अलग बराबर हो, यानी x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा ए। मैं देखिए यहां लिखता हूं x माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा ए, y माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा बी और z माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा सी। मैंने घटक बराबर किए। अब एक काम मैं देखिए करता हूं, अगर यहां से लैम्डा का मान निकालता हूं वो आएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए, x माइनस एक्स वन अपॉन ए किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। y माइनस वाई वन अपॉन बी, y माइनस वाई वन अपॉन बी ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। z माइनस जेड वन अपॉन सी, z माइनस जेड वन अपॉन सी ये भी किसके इक्वल है, लैम्डा के। ये भी लैम्डा के इक्वल, ये भी लैम्डा के इक्वल, ये भी लैम्डा के इक्वल। इसका मतलब ये तीनों आपस में कैसे हुए, बराबर। मैं इक्वल टू लैम्डा भी दिखा सकता हूं, लैम्डा एक अचर राशि है लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। यही सूत्र हुआ देखिए कार्तीय रूप में, ये कहलाएगा इसका कार्तीय रूप, यानी उस सरल रेखा का समीकरण जो एक दिए हुए बिंदु से होकर जाती है और वो बिंदु के निर्देशांक कौन से हैं, x1 y1 z1, और जिसकी दिशा क्या है, a b c। यहां a b c इसकी दिशा है यानी उसके दिक् अनुपात। किसी सरल रेखा की जो दिशा होती है वो a b c यानी कि दिक् अनुपात, और जिस बिंदु से होकर जाती है x1 y1 z1 वो बिंदु है। इस x y z की जगह कभी कुछ नहीं लिखेंगे, ये व्यापक बिंदु होता है। ये हुआ देखिए सदिश रेखा का कार्तीय रूप। सरल रेखा के देखिए दोनों रूप आपको याद रखने हैं। अगर आपसे सदिश रूप में समीकरण निकलवाते हैं आपको इस तरीके से लिखनी है, और अगर आपसे कार्तीय रूप में समीकरण निकलवाते हैं तो आपको ये चीज लिखनी है। ये हुआ सरल रेखा के समीकरण।
सदिश रूप में भी, कार्तीय रूप में भी। अब देखिए दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बताता हूं कैसे। वेक्टर आर एक्स वाई जेड बिंदु, वेक्टर ए x1 y1 z1 बिंदु, और जो वेक्टर बी है वो दिशा है, यानी कि ए बी सी। वेक्टर आर देखिए व्यापक बिंदु हो गया, वेक्टर ए x1 y1 z1 बिंदु, और वेक्टर की दिशा हो गई, यानी कि ए बी सी। हम इस रूप को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हुआ सरल रेखा का समीकरण, उस सरल रेखा का समीकरण जो एक बिंदु से होकर जाती है और जिसकी दिशा वो आपको पता होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र था। अब देखिए आपको बताऊंगा मैं दो दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। इसका मतलब देखिए अब की बार आपको एक बिंदु नहीं, ऐसे दो बिंदु दिए गए होंगे जिनसे होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण निकालना है। अब की बार आपको दिशा नहीं दी गई होगी, यानी कि ये जो चित्र मैंने आपको पहले बनाया था उसमें केवल आपको एक बिंदु दिया गया था जिसे मैंने ए बिंदु माना। अब की बार सरल रेखा पे देखिए कोई और बिंदु भी दिया गया होगा। सरल रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं, आपको कोई से दो बिंदु दे देंगे, वो बिंदु देखिए मैंने चलिए बी मान लिया। हमें इसी सरल रेखा का समीकरण निकालना है जिसमें दो बिंदु आपको दे रखे हैं ए और बी। ए का स्थिर सदिश वेक्टर ए है, यानी वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, और जो बी का स्थिर सदिश है यानी वेक्टर बी, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी। मैं चलिए यहां लिख देता हूं वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए और वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी। दोनों बिंदुओं की स्थिति सदिश हमें पता है, हमें इन्हीं बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा निकालनी है। तो देखिए मैं अब भी यही बात कह रहा हूं, ये समीकरण भी हम त्रिभुज नियम से ही निकालेंगे। वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर एपी, ये हमें वेक्टर एपी का मान निकालना पड़ेगा बस। अब वेक्टर एपी कैसे निकालें? पहली बार देखिए अलग बात थी, दो सदिश आपस में समांतर थे, तो वेक्टर एपी बटे वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा लिख दिया मैंने। अब की बार कैसे लिखें? मैं एक बात कहता हूं, वेक्टर बी या वेक्टर ए बी बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर अगर मैं ए बी निकालता हूं, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, मैं चलिए यहां लिख देता हूं वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि ये क्या सदिश विश्लेषण में पढ़ चुके हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 10 में। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू दाएं बिंदु का स्थिर सदिश माइनस बाएं बिंदु का स्थिर सदिश, यानी कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर ए बी। अब आप लोग यही सोचेंगे कि मैंने वेक्टर ए बी क्यों निकाला? देखिए इसलिए निकाला, ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर ए बी है, ये आपस में समांतर हैं, ये संरेख हैं, संरेख भी समांतर ही होता है। इनकी दिशा विपरीत होगी कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ समांतर की देखी बात कही है, समांतर में हम दिशाएं नहीं देखेंगे। वेक्टर ए बी और वेक्टर ए बी आपस में कैसे हैं? समांतर, क्योंकि संरेख ए बी कैसे होती हैं? समांतर। और अगर दो वेक्टर आपस में समांतर होते हैं तो पहला वेक्टर बटे दूसरा वेक्टर इक्वल टू एक अचर राशि। पहला सदिश बटे दूसरा सदिश इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा एक अचर राशि है, यानी कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए बी, और ए बी का मतलब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब देखिए जब हम समीकरण निकालेंगे किस तरीके से निकालें, जो मैंने आपको बताया था त्रिभुज नियम। चलिए मैं यही लिखता हूं वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। यही त्रिभुज नियम मैंने पहले भी अप्लाई किया था, अब भी मैं यही अप्लाई करूंगा। वेक्टर ओपी यानी कि वेक्टर आर, वेक्टर ओ ए यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए पी लैम्डा बी माइनस ए। ये समीकरण हुआ दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यहां वेक्टर ए भी बिंदु है,
और वेक्टर बी भी एक बिंदु है। और अगर आपसे कहेंगे दिशा क्या है, वो दिशा हुई ये पूरी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर एक बिंदु है, वेक्टर बी भी बिंदु है, लेकिन दिशा पूरी ये होगी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये बात आप ध्यान रखें, ये दो बिंदु से जाने वाली सरल रेखा है, लेकिन ये इसका सदिश रूप है। सदिश यानी कि वेक्टर रूप। अब अगर हम इसका कार्तीय रूप निकालें यानी कि एक्स वाई जेड के पदों में, तो वेक्टर आर को हम क्या लिख सकते हैं? चलिए मैं इधर लिखता हूं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं? एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए यानी x2 माइनस x1 i। ये मैं नीचे सीधे ये लिख देता हूं x2 माइनस x1 i। मैं चलिए एक ब्रैकेट बड़ा लगाता हूं प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। या आप वैसे भी देख सकते हैं x1i प्लस y1 j प्लस z1 k, x2i प्लस y2 j प्लस z2 k। जब माइनस करेंगे तो i वाले पद एक साथ लिखे मैंने, j वाले एक साथ, k वाले एक साथ। अब देखिए इसी को मुझे तुलना करनी है, पहले एक चीज में माइनस में लेके गया तो कितना आएगा? xi माइनस x1i यानी कि x माइनस x1i, yj माइनस y1j यानी कि y माइनस y1j, zk माइनस z1k यानी कि z माइनस z1k इक्वल टू लैम्डा इंटू x2 माइनस x1i। चलिए मैं गुणा करते हुए ही लिखता हूं प्लस लैम्डा इंटू y2 माइनस y1j प्लस लैम्डा इंटू z2 माइनस z1k। ये सदिश और ये सदिश आपस में इक्वल है, और जब दो सदिश आपस में इक्वल होते हैं तो उनके घटक भी आपस में कैसे होते हैं? बराबर। जैसा मैंने पिछले डेरिवेशन में बताया, x अक्ष के अनुदिश घटक x अक्ष के अनुदिश घटक के इक्वल होगा, यानी x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा इंटू x2 माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू y2 माइनस y1, और z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू z2 माइनस z1। अब वही चीज देखिए पिछले डेरिवेशन में जो मैंने बताई, अगर हम यहां से लैम्डा का मान निकालें, यहां से भी लैम्डा का मान, यहां से भी लैम्डा का मान, वो आपस में इक्वल होंगे। लैम्डा का मान क्या आएगा? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्यों इक्वल हुए? ये भी लैम्डा का मान, ये भी लैम्डा का मान, ये भी लैम्डा का मान, और यही सरल रेखा का समीकरण हुआ। दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, ये सदिश रूप है उसका, और ये है उसका कार्तीय रूप। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे? देखिए वेक्टर r व्यापक बिंदु है यानी कि x y z, वेक्टर a पहला बिंदु जिससे होकर जाती है यानी कि x1 y1 z1, और वेक्टर b माइनस वेक्टर a अगर हम निकालें तो देखिए ये था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये होंगे रेखा की दिशा यानी कि दिक् अनुपात। और मैंने आपको ये बात बताई कि कोई रेखा अगर दो बिंदुओं से होकर जाती है तो उसके दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं? प्रश्नावली 11.1 में ही बताया है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यही रेखा की दिशा होगी। ये हुआ देखिए दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा। अब देखिए जो टॉपिक बताऊंगा, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण। देखिए दो सरल रेखाओं के मध्य अगर हमें कोण निकालना है तो उनकी हो सकता है आपको समीकरण ही लिखी हुई मिले, और हो सकता है आपको समीकरण लिखी हुई नहीं
केवल उनकी आपको दिशा दे दी जाए, क्योंकि सरल रेखाओं का कोण, अगर दो सरल रेखाओं के बीच का कोण निकालना है तो केवल उनकी दिशाएं ही पर्याप्त हैं। आपको पूरी समीकरण दिखी हुई हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए दो सरल रेखाएं हैं। पहली सरल रेखा का समीकरण मैंने माना वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। ये व्यापक रूप ही है, देखिए जो मैंने आपको पहले नंबर पर सूत्र सिद्ध कराया था, इसी सरल रेखा का समीकरण आपको इसी रूप में ही लिखा हुआ मिलेगा। जिस बिंदु से होकर जाती है सरल रेखा वेक्टर a1 और उसकी दिशा कौन सी है, वेक्टर b1। तो मैंने देखी चलिए पहली रेखा मैंने ये मानी है जिसकी दिशा आपकी वेक्टर b1 है, ये मैंने दिशा के लिए यही चिन्ह लगाया। हमें बिंदु से कोई मतलब नहीं, एक रेखा पर अनंत बिंदु होती है, ये तो कहीं भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी रेखा का समीकरण वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। जिस बिंदु से होकर जाती है वो बिंदु a2 है और जो इसकी दिशा है वो वेक्टर b2 है, वो मैंने देखिए ये मानी है। ये है दूसरी रेखा की दिशा यानी कि वेक्टर b2। दो सरल रेखाओं की अगर देखिए हमें दिशाएं ही पता हैं तो वही पर्याप्त है उनके बीच का कोण निकालने के लिए। इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समीकरण आपको हो सकता है लिखी हुई मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दो सरल रेखाओं के बीच का अगर आपको कोण निकालना है तो वो कोण देखिए वो ये है और ये कोण इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है। ये जो कोण है ये कौन कौन से दो सदिशों के बीच का कोण है, वेक्टर b1 और वेक्टर b2। दोबारा देख सकते हैं कि दो सरल रेखाओं के बीच का कोण उनकी दिशाओं के बीच का ही कोण होता है, यानी वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के बीच का कोण अगर वो हम निकाल लें तो वही दोनों सरल रेखाओं के बीच का कोण होगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं सदिश वाले चैप्टर में कि दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकाला जाता है। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। इसका मतलब क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू पहला सदिश और दूसरा सदिश इनके बीच का डॉट गुणा वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। ये हुआ देखिए दो सरल रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए जो सूत्र हुआ, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ये दो सदिशों के ही बीच का कोण है, दो सदिशों के बीच का कोण ही यही है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। यहां पर केवल आपको इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। तभी मैंने कहा था इन दोनों की कोई जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ आपको दिशाएं ही पता होनी चाहिए, उनकी जो बीच का कोण होगा वही दो सरल रेखाओं के बीच का कोण होगा। अब यही चीज देखिए ये तो इसका सदिश रूप है, ये इसका कार्तीय रूप भी कह सकते थे आपको कि कार्तीय रूप में कैसे पता लगाएं। चलिए मैं एक बार कहता हूं, कार्तीय रूप में जो आपको समीकरण लिखी हुई मिलेंगी वो इस तरीके से लिखी हुई मिलेंगी। जो मैंने अभी आपको कन्वर्ट करके बताया था, इसी चीज को अगर हम कार्तीय रूप में कन्वर्ट करें वो देखिए ये आती है। जिस बिंदु से होकर जाती है x1 y1 z1 और इसकी जो दिशा है वो हो गई a1 b1 c1। ऐसे ही दूसरी सरल रेखा x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। जिस बिंदु से होकर जाती है x2 y2 z2 और जो इसकी दिशा है वो हो गई a2 b2 c2 यानी कि दिक् अनुपात। अब अगर हमें इन दोनों के बीच का कोण निकालना है तो बिंदुओं से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें सिर्फ इनकी दिशाओं की ही जरूरत है। ऐसी सरल रेखाएं जिनके दिक् अनुपात, पहले के दिक् अनुपात है a1 b1 c1 और दूसरे के दिक् अनुपात क्या है a2 b2 c2। मतलब वेक्टर b1 का मान वो तो हो गया a1i प्लस b1j प्लस c1k और वेक्टर b2 का मान वो हो गया a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट a2i प्लस b2j प्लस c2k।
जब इनका डॉट गुणा निकालेंगे तो आपका देखिए इस तरीके का सूत्र बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 जो कि i की गुणा i से होती है, j की गुणा j से होती है b1 b2, k की गुणा k से होती है c1 c2। ये तो हो गया देखिए b1 डॉट b2 यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इन दोनों सदिशों का डॉट गुणा, i की गुणा i से, j की गुणा j से, k की गुणा k से। लेकिन बटे में पहले सदिश का मापांक यानी वेक्टर b1 का मापांक a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये वेक्टर b1 है तो इसका मापांक तो आप अंडर रूट में निकालते हैं, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। और दूसरे सदिश का मापांक a2 b2 c2 उसके गुणांक है यानी वर्गमूल के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हुआ देखिए सूत्र दो सरल रेखाओं के बीच का कोण निकालना, अगर वो आपको कार्तीय रूप में यानी कि इस तरीके से भी रखी है, ये होगा इसका कार्तीय रूप। यहां देखिए मैं आपको फिर टिक करता हूं, केवल दिशाओं की ही जरूरत है, बिंदु आपको दे रखे हो नहीं दे रखे हो कोई जरूरत नहीं है उसकी। अगर दोनों रेखाओं पे आपको दिक् अनुपात दे रखी है तो वो केवल इस सूत्र पर रख के आप कोण निकाल सकती हैं। अब देखिए इनमें प्रतिबंध भी आता है कि दो सरल रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं। ये चलिए मैं इसका पहला पार्ट कर देता हूं, अगर दो सरल रेखाएं समांतर हैं तो क्या प्रतिबंध होगा। चलिए पहला आता है समांतर का प्रतिबंध। मान लीजिए दोनों सरल रेखाएं आपस में समांतर हैं, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 आपस में समांतर होंगे, क्योंकि दिशाएं तो देखिए यही है। अगर ये आपस में समांतर हैं तो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 आपस में कैसे हो गए, समांतर। और दो सदिश अगर आपस में समांतर होते हैं तो पहला सदिश बटे दूसरा सदिश बराबर एक अचर राशि जो कि 0 नहीं होना चाहिए। ये प्रतिबंध हो गया, पहला सदिश बटे दूसरा सदिश बराबर एक अचर राशि। और अगर इस वाली रूप में बात करें, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो मैंने आपको देखिए दिक् अनुपात वाले एक्सरसाइज में भी बताई थी, दो सरल रेखाएं जब आपस में समांतर होती हैं तो इनके दिक् अनुपात आपस में समान अनुपात में होते हैं, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये प्रतिबंध हुआ देखिए समांतर का, वेक्टर रूप में और कार्टेशियन रूप में, यानी कि सदिश रूप और कार्तीय रूप। अब आता है लंबवत का प्रतिबंध। ये मैं यहां लिख देता हूं लंबवत। अगर दो सरल रेखाएं आपस में लंबवत हैं, यानी कि ये दोनों अगर आपस में लंबवत हैं तो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 आपस में लंबवत होंगे। और ये आप लोग पढ़ चुके हैं, जब दो सदिश आपस में लंबवत होते हैं तो इनका डॉट गुणा यानी वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इक्वल टू कितना होता है, 0। यानी इन दोनों का अगर डॉट गुणा प्रूव करते 0 है तो ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी, लंबवत। यही चीज अगर हम कार्तीय रूप में देखें, यही चीज अगर हम कार्तीय रूप में देखें तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, वो चीज तो देखिए यही है, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 वही चीज देखिए ऊपर वाला पार्ट है। इसका मतलब ये पार्ट अगर हम 0 प्रूव करते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, तो ये दो सरल रेखाएं लंबवत यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनका योगफल अगर 0 है तो ये लंबवत का प्रतिबंध है। दो सरल रेखाएं देखिए लंबवत भी हो सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं, उनको आपको इस तरीके से प्रूव करना है। और अगर वो ना वो लंबवत है ना ही समांतर है तो उनके बीच कोई ना कोई कोण होगा, वो कोण आप इस सूत्र से निकालेंगे। फिर वेक्टर रूप में ये सूत्र है, कार्टेशियन रूप में ये वाला सूत्र है। यही देखिए सरल रेखाओं के समीकरण जो आपको एक्सरसाइज में यूज करनी है, और दो सरल रेखाओं के बीच का कोण वो भी आपको एक्सरसाइज में यूज करना है। देखिए अभी इसका एक डेरिवेशन और है, दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेशन मैं आपको
आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।